क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? हिंदी के सेंटेंस को देखकर उन्हें इंग्लिश में कन्वर्ट भी करने में दिक्कतें आती हैं। उन्हें देखने के बाद आप ये सोच में पड़ जाते हैं कि इनकी इंग्लिश क्या होगी। उन्हें सेंटेंस के फ्रेम में रखते समय दिक्कतें महसूस होती हैं। अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल आप एकदम सही चैनल पर आए हुए हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है महेश कुमार और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश अड्डा पे, जहाँ मिलता है आपको इंग्लिश के कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट का बहुत ही ईजी वे में सोल्यूशन, और वो भी ट्रिक के साथ। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं आज से एक टेंस का सीरीज़, जिसको मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, जो भी बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा। और ये इस टेंस के सीरीज़ में मैंने कवर किया हुआ है टेंसेस को बहुत ही इजी तरीके से, और इसमें मैं आपको एक एक टेंस को डिटेल से बताऊंगा। ऐसा नहीं, ऐसे आपने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखा होगा जिसमें एक ही टेंस में सारे, एक ही वीडियो, माफ कीजिएगा, एक ही वीडियो में सारे टेंस को कवर किया गया होता है। ऐसा बिल्कुल मैं नहीं करने वाला हूँ। मैं एक एक टेंस पे पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको, जिसकी वजह से आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल सके हर एक टेंस के बारे में। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि टेंस को पढ़ने से पहले इसके सपोर्ट में कुछ चीज़ें आपको जानना जरूरी है। बिना उनको जाने आपको ये समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि टेंसेस के हर कदम पर उनकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो उसको जानने के लिए आपको मेरे कुछ वीडियो पहले जो मैंने बना के रखे हैं उन्हें देखना जरूरी है, जो बेसिक है। ठीक है, टेंस से रिलेटेड है, वो बेसिक है, जिसमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब कैसे फाइंड आउट करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये सारी चीज़ें जो हर टेंस के हर एक कदम पे हेल्प, मतलब उनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो उनको आप ज़रूर से देख लीजिएगा। उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूंगा। उन्हें देख लेंगे तो ये सारे टेंसेस के वीडियो आपको बहुत ही ईजिली और अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। ठीक है, अदरवाइज फिर भी मैं उनको समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि टेंस जो कि टेम्पस वर्ड से बना हुआ है, टेम्पस जो कि लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मतलब होता है टाइम। ठीक है, और टाइम 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये आप सब जानते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट यानी वर्तमान में जो काम कर रहा होता है, पास्ट यानी बीते हुए समय की जो बात होती है, फ्यूचर यानी आने वाले टाइम की बात होती है। ठीक, और इन तीनों में 4 पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो इन सबको भी मैंने डिटेल से बताया हुआ है अपने वीडियोस में। ठीक है, वो सब आप जरूर देखिएगा, काफी क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। आपको सेंटेंस 2 मिनट में आप पहचान जाओगे कौन सा सेंटेंस, कौन से हिंदी का सेंटेंस किस टेंस में जाएगा। तो और जब सेंटेंस में जाएगा ये आप पकड़ लोगे, तो उनका इंग्लिश कैसे कन्वर्ट करना है वो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप, कौन सा हिंदी का सेंटेंस किस टेंस में जा रहा है, वो आप टेंस पकड़ लोगे। जैसे सपोज दैट मैं पढ़ाता हूँ, तो पढ़ाता हूँ वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। ये आपको पहचानना कैसे है वो सारा चीज़ मैंने बता रखा हुआ है। वो जब आप पहचानना सीख लोगे, तो अब मैं बताने जा रहा हूँ कि उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे इंग्लिश में, ये आपको जानना है। ठीक, तो ये अब जो मैं एक एक डिटेल से सेंटेंस पढ़ाऊंगा, तो इसलिए आपको जानना जरूरी होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब पहला सेंटेंस आप समझ जाइए कि ये 4 हैं, ये 4 प्रेजेंट में भी पाए जाएंगे, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी। तो अब आपको ये जानना जरूरी होगा, ये चारों प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इट मीन्स 12 टेंस आपको पढ़ने होंगे। तो 12 टेंस यानी काफ़ी लंबा टाइम होगा, तो इसलिए अगर मैं एक ही वीडियो पढ़ा दूंगा तो ये बहुत लंबा ड्यूरेशन हो जाएगा। तो ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पहचान की, कि अगर इसमें किस तरह के सेंटेंस आते हैं, जो सेंटेंस होते हैं उनकी पहचान कैसी होती है। तो जैसा कि आप सभी लोग इसमें से बहुत सारे आप लोग पढ़े भी होंगे पहले, कि पहचान अगर इसकी बात करते हैं तो पहचान वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है मिलते हैं। ठीक है, या अगर ट्रिक, जैसा कि मैंने आपसे वादा भी किया था कि मैं अपने कॉन्सेप्ट्स में ट्रिक्स जरूर देता हूँ, तो ट्रिक क्या है, जैसे कार में दोहराव प्रकट होता है। आइए दोनों को समझते हैं कैसे। जैसे मैंने बताया कि पहचान का तो वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते। जैसे देखिए जनरली ये सभी के अंत में आपको दिख रहा है। ठीक है, ता है, ती है, ते है, ता है। ठीक है, ये सारे शब्द मिल रहे हैं। जैसे राम स्कूल जाता है, सीता खाना पकाती है, तुम बाजार नहीं जाते हो, क्या रमेश अपना पाठ याद करता है। ठीक है, ये सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट। या ट्रिक की बात करते हैं, ट्रिक में क्या होता है, कार्य में दोहराव प्रकट होगा, यानी इसमें ऐसे कार्य आएंगे जिसमें रिपीटिशन होते रहेंगे। वो एक बार नहीं होगा, वो कई बार होता रहेगा। ऐसे वाक्य आएंगे, जैसे राम स्कूल जाता है, तो इसको प्रैक्टिकली समझिएगा। प्रैक्टिकली समझेंगे आपको तो ज़्यादा आसानी होगी समझने में कि राम स्कूल जाता है। तो थोड़ा ध्यान से समझिए कि राम स्कूल जाता है तो क्या एक ही दिन जाता है? नहीं, वो रोज जाता होगा। उसके कार्य में क्या है? रिपीटिशन, दोहराव प्रकट है।
सीता खाना पकाती है तो क्या एक ही दिन खाना पकाती है? नहीं, उसके कार्य में क्या है? दोहराव है। तुम बाजार नहीं जाते हो, बाजार नहीं जाते हो तो क्या एक ही दिन नहीं जाते हो? नहीं, कई दिन नहीं जाते हो, ठीक है, दोहराव है। क्या रमेश अपना पाठ याद करता है? तो क्या पाठ याद करता? पाठ याद करना एक ही बार का काम है? नहीं, कई बार का, रिपीटिशन, ठीक है। तो इस तरह से हम यह समझ पकड़ सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि किस तरह का वाक्य हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में आएगा, ठीक। तो दोस्तों आइए अब हम लोग पहचानेंगे कि किस तरह से हम लोग इंडेफिनिट के हिंदी के सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोगों ने सेंटेंस पहचानना सीख लिया। अब सेंटेंस पहचानने के लिए उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो आपको पता होगा, मैंने एक लिंक डाला हुआ है, उसको आप जरूर देखिए कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो उनमें से हमें ये 2 प्रकार के सेंटेंस को बनाना सीखना है। ट्रांसलेशन में, इंडेफिनिट में, सभी टेंसेस में हम लोग जनरली 2 प्रकार के सेंटेंस को बनाना सीखेंगे, जिसमें पहला है असर्टिव, दूसरा है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव और असर्टिव। असर्टिव में 2 सेंटेंस होते हैं, एक अफर्मेटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। इनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने उस वीडियो में दे रखी है, आप जरूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। तो असर्टिव में 2 पार्ट, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव को ही पॉजिटिव कहते हैं। इंटरोगेटिव में 2 पार्ट, इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव, ठीक है। इंटरोगेटिव क्या होता है? जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। डबल इंटरोगेटिव होता है जो WH फैमिली से स्टार्ट होता है। WH इट मीन्स जो वाई, वॉट, व्हेन से स्टार्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो खैर आइए, तो पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो अफर्मेटिव पढ़ेंगे, यानी असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव या पॉजिटिव इंडेफिनिट में कैसे बनाना पड़ता है, कैसे उसको बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टेंस होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस होता है, इसको हम लोग बनाना सीखेंगे किसमें? अफर्मेटिव में। तो इसका रूल अलग होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेंस होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग असर्टिव का अफर्मेटिव टेंस बनाना सीखेंगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव एक सेम पैटर्न पे बनते हैं, लेकिन अफर्मेटिव अलग तरीके से बनता है। तो इसी के लिए हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। अब अफर्मेटिव या पॉजिटिव जिसको कहते हैं, उसके लिए क्या तरीका है बनाने का। तो इसमें सब्जेक्ट 2 तरीके के होते हैं, इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, डिटेल वीडियो, बहुत ही बढ़िया वीडियो, देखिएगा, ठीक है। सब्जेक्ट 2 तरीके के होते हैं, एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? ही, सी, इट, या किसी एक व्यक्ति या वस्तु का नाम, या कोई पोस्ट भी हो सकता है, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, प्राइम मिनिस्टर, ये सभी चीजें। और प्लूरल सब्जेक्ट में कौन होता है? आई, यू। आई और यू याद रखिएगा, ये एक्सेप्शन होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं बट प्लूरल में काउंट होते हैं। और जिसमें भी आई एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कहीं कहीं पर सिंगुलर और कहीं कहीं पे प्लूरल में काउंट होता है। ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारा कुछ मैंने बता रखा हुआ है, ठीक है। बट फिलहाल आप ऐसा मान चलिए कि आई प्लूरल में काउंट होता है फिलहाल, प्रेजेंट। जहां सिंगुलर होगा वहां पे भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। और वी, दे और नाम, एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का नाम अगर एक साथ आ जाए तो वो प्लूरल में काउंट हो जाता है, ठीक। अब क्या होगा, जब सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तब हम लोग वर्ब का सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके साथ एस या तो ईएस जोड़ देंगे। और जब प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो सिर्फ और सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। और ये हमारा कंस्ट्रक्शन होगा, इट मीन सब्जेक्ट का जो सेंटेंस फ्रेमिंग करेंगे हम लोग इस तरह से रखेंगे। जो हिंदी का सेंटेंस होगा हमारा, उसमें से जो सब्जेक्ट होगा वो यहाँ होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट। फिर जो हमारा वर्ब होगा उसको लिखेंगे। वर्ब अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ, जैसा कि मैंने बताया, सिंगुलर अगर इसमें से कोई हुआ तो हम लोग वर्ब के साथ एस या ईएस जोड़ेंगे। अच्छा, अब एक चीज और, एस या ईएस में से क्या लगेगा वो देखिए, मैंने डिटेल इधर रखा हुआ है। ये इन्फॉर्मेशन बहुत कम लोग आपको बताएंगे, बहुत ध्यान से देखिए, बड़ी मजेदार चीज है। क्या है कि अगर कब हम लोग एस लगाएंगे, कब ईएस लगाएंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि सर ईएस कब लगाएंगे। तो याद रखा, जिस भी वर्ब के लास्ट में, जिस भी वर्ब की स्पेलिंग के लास्ट में आपको ये वर्ड दिखे, उसके लास्ट में एस दिख जाए, एस एच दिख जाए, सी एच दिख जाए, डबल एस दिख जाए, एक्स दिख जाए, जेड दिख जाए, ओ दिख जाए, तो उसके साथ आपको ईएस जोड़ देना है। एग्जाम्पल देखिए, कैच, कैच वर्ब है जिसके लास्ट में देखिए सी एच दिख रहा है, तो इसमें ईएस जोड़ देना, कैचेस हो जाएगा। हिज, हिज मतलब जो सांप फुंकार मारता है, ठीक है। तो हिज, हिज के लास्ट में डबल एस दिख रहा है तो इसमें भी ईएस जोड़ देंगे। गो में लास्ट में ओ दिख रहा है तो ईएस जोड़ देंगे। विच में एस एच दिख रहा है, तो इस तरह से इतने जो भी हैं इसमें से कुछ भी अगर दिखता है तो उसमें ईएस जोड़ देंगे। दूसरा, कॉन्सोनेंट प्लस वाई,
अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट प्लस वाई दिखता है तो उसको दोनों तो वाई को हटाकर आईईएस लगा देंगे। जैसे कॉन्सोनेंट देखिए, ये एल कॉन्सोनेंट है और वाई दिख गया तो वाई को हटा के हमने क्या कर दिया, आईईएस जोड़ दिया। देखिए आर कॉन्सोनेंट है, वाई दिख गया तो वाई को हटाकर आईईएस जोड़ दिया। तो इस तरह से हम लोग ईएस जोड़ देंगे, बाकी कुछ भी आ जाए सिर्फ एस लगा दीजिए। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा कि कहाँ पर एस लगाना है, कहाँ पर ईएस लगाना है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं मिलेगा। ठीक, अब आ जाइए समझिए इधर। तो आपको इस तरह से चीज़ों को क्या करना है, हैंडल करना है। कहाँ पर एस लगेगा, कहाँ पर ईएस लगेगा, किसके अकॉर्डिंग, वर्ब के अकॉर्डिंग। वर्ब में लगेगा वो भी सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हुआ तो एस या ईएस लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हुआ तो एस या ईएस नहीं लगाएंगे, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाकर आगे बढ़ जाएंगे, एंड देन ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। और मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो बनाया जिसपे मैंने बताया कि सब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करना है, वर्ब कैसे फाइंड आउट करना है, ऑब्जेक्ट, ये तीन चीज आप फाइंड आउट कर लेंगे, ये आपको पता ही है। अदर वर्ड मैंने अरेंज करना बताया। तो कितना आसान है ये सेंटेंस को फ्रेमिंग करना। आइए देखते हैं सेंटेंस को फ्रेम करें। मैंने बताया था कि अगर सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है तो सेंटेंस से कैसे करना होगा, तो कौन लगाकर प्रश्न कर लीजिए, जो एक शब्द में आंसर मिलेगा वही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, तो कौन एक कहानी लिखती है, वह, तो वह हमारा ही हो गई सब्जेक्ट। अब क्योंकि यहाँ पे वह लास्ट में ती है तो ये फीमेल को इंडिकेट कर रहा है, इट मीन्स वह किसके लिए हो जाएगा, शी। वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी, सी। तो ये सिंगुलर फीमेल के लिए सी, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो अब इसके बाद हमें वर्ब लगाना है। तो वर्ब क्या है, तो वर्ब को पहचानने के लिए मैंने बताया था सब्जेक्ट जो काम करता है वही वर्ब होता है। तो सब्जेक्ट हमारा सी है, काम क्या कर रही है, लिखने का। तो लिखना हमारा क्या हो गया, वर्ब। तो लिखने की इंग्लिश होती है राइट, राइट। तो अब देखिए लास्ट में क्या है, ई है ना। तो ई है तो इनमें से कुछ नहीं, तो ई है तो सिर्फ हमें क्या लगा देना है, एस लगा देना है, राइट्स हो गया। क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए लगा रहे हैं एस या एस, अगर ये प्लूरल होता तो हम नहीं लगाते। ठीक है, सी राइट्स। अब क्या बचा, ऑब्जेक्ट, एक कहानी, अ लेटर, सी राइट्स अ लेटर। अस माफ करिएगा भाई, लेटर नहीं, कहानी है, स्टोरी, सी राइट्स अ स्टोरी। ठीक है, बहुत आसान होता है अगर आप इस सेंटेंस के फ्रेम पे रखना शुरू कर देंगे। और ये सेंटेंस के फ्रेम के लिए मत परेशान होइए, हर टेंस में ये होता है, लेकिन इसका एक एग्जैक्ट रूट होता है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा, बताऊंगा मैं। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट फाइंड आउट करिए। सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए प्रश्न करिए कौन, कौन प्रश्न करिए, जो एक वर्ड में आंसर आएगा वही सब्जेक्ट होगा। कौन क्रिकेट खेलते हैं, वे। तो वे की इंग्लिश क्या होती है, दे। तो वे की इंग्लिश हो गई दे। दे हमारा हो गया सब्जेक्ट, यानी हमने सब्जेक्ट पुट अप कर दिया। अब सब्जेक्ट है हमारा प्लूरल, सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल। प्लूरल है तो इट मीन्स हमको एस या ईएस नहीं लगाना है, सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। अब वर्ब क्या है, वर्ब को पहचानने के लिए हमें प्रश्न करना पड़ता है क्या कर। ठीक है, या सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, तो दे काम क्या कर रहे हैं, खेलने का काम कर रहे हैं। या वे क्रिकेट क्या करते हैं, खेलते हैं भाई, तो खेल रहे हैं यानी प्ले, दे प्ले, दे प्ले। ठीक है, हो गया, वर्ब हो गया। ऐसे आईएस नहीं लगाना है, क्यों नहीं लगाना है बताइएगा कमेंट में, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है और इसलिए सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ठीक है, तो दे प्ले एंड देन ऑब्जेक्ट, किसको खेलते हैं, किसे। ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसे या क्या। देखो ऊपर वर्ब के लिए क्या कर पूछते हैं और ऑब्जेक्ट के लिए सिर्फ क्या। तो वे क्रिकेट, वे क्या खेलते हैं, क्रिकेट, तो क्रिकेट हो जाएगा, दे प्ले क्रिकेट। तो यहाँ ऐसे आईएस नहीं लगा, क्यों नहीं लगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है। ठीक है, बात समझ में आई आपको, बहुत ही इजी है। अब आपने क्या किया, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ना कंप्लीट कर। अफर्मेटिव पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव और इंट्रोगेटिव। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही एक ही पैटर्न पे चलते हैं। अफर्मेटिव अलग क्यों हो जाता है, अलग है, जिसकी वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। इसमें रीजन क्या है, इसको एक साथ पढ़ने का रीजन क्या है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब दोनों में एक ही जैसे यूज होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों को एस या ईएस वाला कंसेप्ट खत्म होगा, छोड़ना पड़ेगा। वो सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोगों को पढ़ना पड़ता है और अफर्मेटिव में ही एस या ईएस वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है। और अफर्मेटिव के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, इस बात का बहुत ही खास ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए,
हेल्पिंग वर्ब शुरू हो जाता है हमारा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस से। हेल्पिंग वर्ब में क्या ध्यान रखना होगा कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, यानी ही, सी, इट और किसी एक नाम, किसी एक व्यक्ति या वस्तु का नाम, तो हम लोग डज का यूज करेंगे। जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो हम लोग डू का यूज करेंगे, ठीक है। और वर्ब सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, SAIS का हम यहाँ से कोई प्रयोग नहीं करेंगे। आ जाइए, तो नेगेटिव सेंटेंस जब भी होगा, नेगेटिव यानी जिसमें नॉट का प्रयोग रहेगा, हिंदी में जिसमें क्या होगा, नॉट यानी नहीं शब्द आएगा, ठीक है। तो उस और पहचान ये होगी और हिंदी में नहीं शब्द आएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट होगा डू या डज, दोनों में से कोई एक होगा, नॉट होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड होगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर रहा, यानी जिसमें प्रश्न पूछा गया, तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होगा। उसके बाद डू या डज का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन वर्ड क्या होता है। क्वेश्चन वर्ड देखिए, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो दो तरीके का होता है, मैंने बताया था, एक इंट्रोगेटिव और एक डबल इंट्रोगेटिव, ठीक। तो ये होता कैसा है, जो हिंदी वाला सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव का, वो उसमें जो वाक्य होते हैं, जो शब्द होता है, इंट्रोगेटिव वर्ड जो होता है, जो वाक्य को इंट्रोगेटिव बनाता है, वह शब्द जो किसी भी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाते हैं उसे इंट्रोगेटिव वर्ड कहते हैं या प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। जैसे इसमें ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, मैं प्याज कब खाता हूं, इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो इस वाक्य को प्रश्न बना रहा है, वो है कब। अगर हम इसे छुपा दें, मैं प्याज खाता हूं, तो क्या ये प्रश्न लग रहा है, नहीं। जैसे ही कब जुड़ रहा है तो कब इसको प्रश्न बना है, तो ये कब क्या हो गया, इंट्रोगेटिव शब्द हो गया, ठीक है। जैसे इसमें आ जाइए, क्या रवि संस्कृत पढ़ता है, प्रश्न है, लेकिन क्या जैसे ही हटा रहे हैं, रवि संस्कृत पढ़ता है, क्या ये प्रश्न है, नहीं, बिल्कुल प्रश्न है। तो ये सभी शब्द क्या, क्यों, कब, कहाँ, कौन, किसको, कितना, कैसे, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। किसी भी वाक्य में जुड़कर उनको क्या बना देते हैं, प्रश्न बना देते हैं। तो अब ध्यान समझिए, जब ये प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है हिंदी में, तो इसकी इंग्लिश बनाते समय हम लोग वाक्य के शुरू में लिखते हैं, जिसको मैंने यहाँ क्वेश्चन वर्ड बोला है, ठीक है। और जब ये वाक्य के शुरू में आ जाता है तो इसकी इंग्लिश नहीं लिखी जाती है। हम वाक्य कहाँ से शुरू करेंगे, डू या डस, मतलब हेल्पिंग वर्ब से फॉलो करेंगे, तब हमारा स्ट्रक्चर यहाँ से फॉलो होगा, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखेंगे, ध्यान समझिएगा। अगर शुरुआत में आ गया क्वेश्चन वर्ड तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब से फॉलो करेंगे, किसी भी टेंस का सेंटेंस हो, ठीक है। बीच में आ गया तो हम लोग पहले उसकी स्पेलिंग लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब फॉलो करेंगे, ठीक है, समझिएगा। तो आइए पहले ये सेंटेंस बनाते हैं। वह अपना पाठ नहीं लिखता है, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट दी, क्योंकि सेंटेंस में निगेटिव है और लास्ट में पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट की है। तो वह अपना पाठ कौन, तो वह यानी कि हिंदी में वह है, सब्जेक्ट हमारा ही है, सब्जेक्ट मिल गया। डू या डज, तो वह एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इट मीन्स डज लगेगा। और अब नॉट लगेगा, क्योंकि इसमें नॉट है, नहीं शब्द है, तो नॉट आ जाएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वह क्या करता है, लिखता है, भाई लिखने का काम है उसका, तो राइट। अब अपना पाठ, मैंने देखिए एक वीडियो बना के रखा हुआ है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि जब किसी भी सब्जेक्ट के साथ अपना वर्ड आ जाए तो ही के अपने के लिए क्या यूज करेंगे, आई के अपने के लिए क्या यूज करेंगे, वी के अपने के लिए क्या यूज करेंगे, ये मैंने डिटेल बना के रखा है, देख लीजिएगा। फिर भी मैं बता देता हूँ, वह के अपने के लिए हिज, आई के अपने के लिए माई, वी के अपने के लिए अस, इस तरह से है, ठीक है। तो ही के लिए अपना, ठीक है, तो अपना पाठ, हिज लेसन, ठीक है। ही डज नॉट राइट हिज लेसन, वह अपना पाठ नहीं लिखता है, ठीक। अब आ जाइए, वे रोज नहीं खेलते हैं, तो सब्जेक्ट कौन, वे यानी कि दे। अब दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो डू लगेगा भाई। डू डज में से क्या लग गया, डू, डू नॉट आ जाएगा, दे डू नॉट। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, खेलना, क्या करते हैं, खेलते हैं, तो खेलने की इंग्लिश प्ले। अब डेली, डेली ऑब्जेक्ट नहीं है, ये अदर वर्ड है, समय जितना भी होता है वो अदर वर्ड में आता है, ठीक है। तो रोज की इंग्लिश क्या होगी, डेली, दे डू नॉट प्ले डेली, ठीक। इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा। अब आ जाइए क्वेश्चन वर्ड वाले में आते हैं। क्वेश्चन वर्ड में देखिए ये बीच में आया है तो इसकी इंग्लिश पहले लिखेंगे, तो यानी कि यहाँ से फॉलो होगा। तो क्वेश्चन वर्ड कब की इंग्लिश क्या होती है भाई, व्हेन, कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन, तो व्हेन लिख दिया। अब डू या डज, डू या डज में से कौन लगेगा, ये डिसाइड करेगा हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट डिसाइड करेगा, तो पहले सब्जेक्ट फाइंड आउट करिए, इसमें से सब्जेक्ट कौन है, कौन प्याज का खाता है, तो मैं। तो मैं यानी कि प्लूरल, मैंने बताया था मैं, आई एक ऐसा होता है जो सिंगुलर होता है बट प्लूरल में काउंट होता है, कहीं कहीं पे ये सिंगुलर भी होता है। तो कब कब सिंगुलर होगा, कब कब प्लूरल होगा, ये मैं बताते चलूंगा आपको, ठीक है। तो
आई जो कि एक प्लूरल होता है तो इसके लिए डू यूज होगा, व्हेन डू यूज हो गया। अब सब्जेक्ट आई खुद है, व्हेन डू आई नॉट है इसमें तो नहीं लगा, है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, नहीं है भाई आगे बढ़ जाएंगे। वर्ब क्या है, खाना, खाने की इंग्लिश होती है ईट, और ऑब्जेक्ट क्या है, किसको खाता हूँ, ऑनियन, व्हेन डू आई ईट ऑनियन। ठीक है। अच्छा, आई के बारे में एक और खास बात, आई एक ऐसा वर्ड है जो कहीं भी आए, चाहे सेंटेंस के शुरू में है, चाहे बीच में है, चाहे लास्ट में है, हमेशा कैपिटल में लिखिएगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है। आइए अब देखिए ये शुरू में आ गया है इंट्रोगेटिव वर्ड, तो हमें कहाँ से शुरू करना होगा, डू या डज यानी हेल्पिंग ऑफ फॉर्मूला को फॉलो करना होगा। तो डू या डज में से कौन लगेगा, डिसाइड करेगा हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट पहले फाइंड आउट करिए। तो सब्जेक्ट हमारा रवि, रवि यानी सिंगुलर के लिए हम यूज क्या करेंगे, डज। ठीक है, डज। अब सब्जेक्ट लिखना है, रवि नाम है तो कैपिटल लेटर से होगा, डज रवि, नॉट है भाई इसमें, नहीं नॉट नहीं है। फिर आगे बढ़ेंगे, वर्ब है पढ़ना, पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, डज रवि रीड। अब क्या है, संस्कृत, डज रवि रीड संस्कृत। That's it. ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव को बनाएंगे। और अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ स्पेशल सेंटेंसेस, जिसको ये तो हो गए कॉमन बनाना। अब स्पेशल सेंटेंसेस जिसको बनाना हर कोई नहीं बताता है, और उसमें ही आप लोग फंसते हैं। ठीक है। अब इन दो सेंटेंसों को ध्यान से देखिए, ये दोनों सेंटेंस थोड़े अलग तरीके से बनते हैं, जितना भी मैंने आपको चीज़ें बताई अभी उनसे थोड़े से अलग, इसीलिए इनको बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। देखो ये सेंटेंस ध्यान से देखो, वह कभी झूठ नहीं बोलता। देखने में ये सेंटेंस क्या लग रहा है, निगेटिव लग रहा है। ठीक है, और निगेटिव है भी ये सेंटेंस। ठीक है। और कमरे में कौन सोता है, ये सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव है। अब इसको बनाने का तरीका अलग है। देखिए ये सेंटेंस निगेटिव नहीं तो लगा है, लेकिन इसमें साथ में कभी आया है। ठीक है। तो जिस भी वाक्य में कभी नहीं आ जाए, तो उसमें कभी नहीं को बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, नेवर का। किसका यूज करते हैं, नेवर का। डू नॉट और डज नॉट के जगह पे क्या यूज करेंगे, नेवर का। लेकिन जो सबसे खास बात है वो ये है कि नेवर के साथ हम लोग जिस तरह से अफर्मेटिव में एस या ईएस का यूज करते थे फर्स्ट फॉर्म के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाते थे, वैसे ही हम लोग नेवर के साथ इसमें यूज करेंगे। यानी डू और डज का प्रयोग नहीं करेंगे। नेगेटिव में हम लोग डू और डज का प्रयोग करते थे, इसमें हम लोग डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे। ये खास हो जाता है। तो ये कैसे बनेगा, सब्जेक्ट है ही यानी ही। अब डू और डज, डू नॉट डज नॉट के यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेवर, ही नेवर। झूठ बोलना, झूठ बोलने को क्या बोलते हैं, टेल। अब क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, टेल्स, ही नेवर टेल्स अ लाई। ठीक है। इस तरह से बनेगा। इसमें डू नॉट डज नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। याद रखिए, जब भी कभी नहीं, एक चाहे एक साथ आ जाए, चाहे सेंटेंस में आगे पीछे कहीं भी आए, बस सेंटेंस पे कभी नहीं होना चाहिए। तो कभी नहीं आ जाएगा तो हम लोग नेवर का प्रयोग करके बनाएंगे। ठीक है। और इसके साथ एस या ईएस वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। डू नॉट डज नॉट का प्रयोग नहीं होगा। ये एक अलग चीज है। और इसमें देखिए ये सेंटेंस में क्या है, इंट्रोगेटिव है, लेकिन कौन लगा है, कौन यानी कि हु। ठीक है। हु एक ऐसा इंट्रोगेटिव वर्ड होता है जो दो रोल प्ले करता है। ये एक सब्जेक्ट का भी रोल प्ले करता है और एक इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड का भी रोल प्ले करता है। तो इसलिए क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है तो इसलिए इंट्रोगेटिव मार्क लगा है, और सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है। इसीलिए जब इसको हम लोग बनाते हैं तो इसमें जो है कि डू डज का यूज नहीं करते, इसको भी सेम इसी पैटर्न में बनाते हैं। तो जैसे ही हम लोग इसमें यूज करेंगे, इसको एज अ सब्जेक्ट मान के काम करेंगे, और इसमें एस या ईएस का भी प्रयोग करते हैं। जैसे कौन की इंग्लिश सबसे पहले आ जाएगी, हु। अब कमरे में कौन सोता है, तो हु स्लीप्स इन द रूम। इस तरह से इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है। तो जैसे हु वाले सेंटेंस में इसको सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, और एस या ईएस का प्रयोग भी होगा इसमें, और क्वेश्चन वर्ड का यूज, इंट्रोगेटिव मार्क का यूज होगा। इसमें भी डू या डज का यूज नहीं होगा। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अलग तरह का सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक। तो अब मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा सेंटेंस में, जिसमें आप उसको करके दिखाइएगा। सो दोस्तों, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। जितने भी टेंस, जो भी टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपने पढ़ा, उससे रिलेटेड आज ये होमवर्क है। आज इसको आप सभी टेंस की सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस करके अच्छे से समझ लीजिएगा, और
जितने भी क्राइटेरिया मैंने पढ़ाया उन सब से रिलेटेड सेंटेंस है, जिसको आप करेंगे तो आपको सारी चीज़ें ईजी लगेंगी। तो आई होप आपको समझ में आई होंगी सारी चीज़ें। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, दूसरों को भी सजेस्ट करिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा पास्ट इंडेफिनिट का होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है, और जल्द ही उसको लेके आएंगे हम। तब तक के लिए जय हिंद।